आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो करंट जीके का जो टॉपिक है 16 नवंबर 2022 से लेकर 20 नवंबर 2022 तक घटने वाली सभी घटनाओं की विवरण को हम देखेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से जो भी फैक्ट बनते हैं उनको हम चेक करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। भारत बना G20 का अध्यक्ष। G20 जो 20 देशों के बड़े अर्थव्यवस्था वाला जो देश हैं, जिसमें 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन है, 1999 में जिसकी स्थापना हुई थी, उसका हाल ही में बाली में सम्मेलन समाप्त हुआ है। और अगला जो सम्मेलन है G20 का, वो 2023 में भारत में होगा। तो इसका एक सिस्टम है कि जिस देश में जो G20 का जो सम्मेलन होता है उस देश को उसकी अध्यक्षता मिलती है। तो भारत को ये अध्यक्षता मिल चुकी है और आधिकारिक तौर पे दिसंबर में ये अध्यक्षता सौंपी जाएगी और 2023 में G20 का जो सम्मेलन है वो भारत में होगा। अभी जो 17वां G20 सम्मेलन हुआ था वो हुआ था नवंबर 2022 में ही इंडोनेशिया के बाली शहर में। ये 17वां G20 सम्मेलन था। इसकी स्थापना 1999 में। और अभी जो हाल ही में जो इसके अध्यक्ष थे G20 के, वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे जोको विडोडो। जोको विडोडो जो हैं वो अध्यक्ष थे और उन्होंने ही हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी को भारत की अध्यक्षता उन्होंने सौंप दी है। अगला बिंदु है दोस्तों व्यास समिति। व्यास समिति क्यों चर्चा में है, देखते हैं। पहले तो इसका गठन कब हुआ था? गठन हुआ था फरवरी 2022। फरवरी 2022। एक्चुअली में राजस्थान में होने वाली जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें एक बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि सबके पेपर आउट हो जाते हैं। तो बेरोजगारों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पेपर वापस होते हैं, कई बार किसी का पेपर अच्छा जा रहा है, बड़ी मुश्किल से कोचिंग वगैरह करके वो अच्छी तैयारी के साथ सब चीज़ें तैयार करके पेपर देते हैं और फाइनली जो निराशा उनके हाथ लगती है पेपर आउट होने की वजह से। तो पेपर आउट होने के पीछे जो गिरोह हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उनको रोकने के लिए इस पर एक समिति का गठन किया गया है। और ये समिति बनाई गई थी हाईकोर्ट के जो रिटायर्ड न्यायाधीश हैं विजय शंकर व्यास, उनके अध्यक्षता में। और उनको ये कहा गया कि आप जो पेपर आउट होने के जो कारण हैं उनकी चर्चा करें और सुझाव दें कि हम क्या कर सकते हैं ताकि ये प्रतियोगी परीक्षाएं अच्छे से आयोजित हो सकें। तो उन्होंने फुल प्रूफ परीक्षाओं के आयोजन के लिए सुझाव भी दिए और रीट का एक बड़ा एग्ज़ाम उन्होंने करवाया सफलतापूर्वक। लेकिन हाल ही में जो वन रक्षक के पेपर, उसमें एक पेपर आउट हुआ है, आपको पता ही है। तो इस वजह से ये समिति एक बार फिर से चर्चा में। तो प्रश्न ये है, व्यास समिति का जो संबंध है वो किससे है? तो ये प्रतियोगी परीक्षाओं में जो पेपर आउट होते हैं उनको रोकने हेतु सुझाव देने के लिए इस समिति का गठन किया गया था विजय शंकर व्यास की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है दोस्तों, फीफा फुटबॉल विश्व कप। फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022, ये इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? तो इसका आयोजन हो रहा है दोस्तों कतर में। कतर में होगा और इसका जो फाइनल मैच है वो 20 दिसंबर 2022 को होगा। इसमें कुल 32 टीमें भाग ले रही है और इसका फाइनल मैच है उसमें लुसेल स्टेडियम करके हैं, वहाँ पे ये फाइनल मैच होगा। और 2018 का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो फ्रांस में हुआ था। 2018 का फीफा विश्व कप फ्रांस ने जीता था और रसिया में ये हुआ था। और प्रथम जो फीफा विश्व कप है वो सन 1930 में उरुग्वे में हुआ था और उरुग्वे ने ही जीता है। यानी मेजबान भी उरुग्वे था पहली बार और विजेता भी उरुग्वे ही था। अगला जो बिंदु है दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश में लागू किया पैसा एक्ट। तो ये तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये पैसा एक्ट है क्या। तो यह है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट 1996। जो जिस तरह आपने ये पंचायत राज अधिनियम पढ़ा है दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो ग्रामीण इलाके में जो स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था करता है, ठीक उसी बिंदु को एक कदम आगे बढ़ते हुए भूरिया समिति की सिफारिश पे जो आदिवासी एरिया हैं
उन क्षेत्रों में सेम कानून को थोड़ा और ताकतवर बना के लागू करना, ताकि जो स्थानीय ग्राम पंचायतों को ज़्यादा अधिकार दे के आदिवासियों को इसमें स्वावलंबन देना एक तरीके से। तो ये क्या है, देखिए, यह अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों को की जो ग्राम सभाओं को अपने प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में विशेष अधिकार देता है। तो ये पूरे भारत में कब लागू हुआ था? दिसंबर में ही ये एक्ट बना था, लोकसभा राज्यसभा ने पास किया और राष्ट्रपति ने परमिशन दी थी, और 24 दिसंबर 1996 को ये लागू हो गया था। उद्देश्य क्या था? जनजातीय समुदाय को मजबूत बनाना। जनजातीय समुदाय को मजबूत बनाना इसका मकसद था। और अभी हाल ही में मध्य प्रदेश ने इसको लागू किया है। ये पूर्ण रूप से जो है लागू करने वाला 7वां राज्य बना। तो एक्चुअली क्या था, देखिए, 1996 में एक अधिनियम संसद ने तो पारित कर दिया, लेकिन ये था कि हर राज्य को अपने नियम बना के इनको लागू करना पड़ेगा। वैसे ये 10 राज्यों में ये अधिनियम लागू है, लेकिन 6 राज्यों ने ऑलरेडी अपने खुद के नियम बनाए और ग्राम पंचायतों को मजबूती प्रदान की इस तरह से। तो जो 10 स्टेट्स हैं उनमें से 5 ने तो ऑलरेडी पहले कर लिया था, अब 6 ने, और 7वां जो है अभी वो मध्य प्रदेश बना है। तो किस किस ने ये नियम बना लिए थे? तो ये नियम बनाने वाला जो है वो मध्य प्रदेश 7वां है। तो हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, ये 6 स्टेट हैं जिन्होंने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए पैसा एक्ट के बारे में और लागू किया। अभी जो है एमपी, ये 7वां स्टेट है। अभी भी जो 3 और राज्य जहाँ पे पैसा एक्ट लागू है, लेकिन उन राज्यों ने अपने खुद के रूल्स नहीं बनाए हैं इस संदर्भ में, तो वो हैं झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। तो फ्यूचर में ये भी हमें और स्टेट्स के नाम देखने को मिलेगा। तो ये मध्य प्रदेश जो है वो 7वां राज्य है। मध्य प्रदेश में लागू कब हुआ? 15 नवंबर 2022 को। 15 नवंबर 2022। एक्चुअली क्या है ये 15 नवंबर 2022, इसके संदर्भ में भी थोड़ा देखते हैं। तो 15 नवंबर को जो है वो जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। जनजातीय गौरव दिवस, ये क्या है? बिरसा मुंडा की जयंती है। बिरसा मुंडा की जयंती, बिरसा मुंडा का जो जन्म है वो 15 नवंबर 1875 को हुआ था। उली हातू एक स्थान का नाम है, उली हातू, झारखंड में। और उनकी जो मृत्यु है वो 9 जून 1900 में हुई थी। तो बिरसा मुंडा का क्या योगदान है? एक्चुअली इन्हें एक गुरु के रूप में, एक भगवान के रूप में आदिवासी समुदाय मानते थे। और मुंडा जो विद्रोह है 1899 और 1900, इसमें उन्होंने नेतृत्व किया था। छोटा नागपुर क्षेत्र जो वर्तमान में झारखंड में पड़ता है। तो इसीलिए इस दिवस की भी गरिमा बना के रखते हुए, उसका मान सम्मान देते हुए 15 नवंबर को ही ये पैसा एक्ट मध्य प्रदेश में लागू हुआ है। अगला बिंदु है दोस्तों, दुनिया की आबादी 8 अरब हो गई है। यानी दुनिया की जो कुल जनसंख्या है वो 8 अरब हो चुकी हैं। ये हाल ही में यूएनओ ने अपनी एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, और उस रिपोर्ट के अनुसार 15 नवंबर 2022 को पूरी दुनिया की जो आबादी वो 8 अरब हो चुकी है। तो 7 अरब कब हुई थी इससे पहले? 2010 में। यानी 7 से 8 अरब होने में मात्र 12 साल लगे हैं। और अगले जो पड़ा है, यूं बोल सकते हैं कि 9 अरब इसकी संभावना जो व्यक्त की है यूएनओ की रिपोर्ट में, वो 2037 तक दुनिया की जो आबादी है वो 9 अरब हो जाएगी। और ये भी उम्मीद है कि सन 2023 लास्ट तक इंडिया जो है वो चाइना को पछाड़ के जनसंख्या के लिहाज से दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। एक अनचाहा रिकॉर्ड इंडिया अपने नाम करने जा रहा है। और दुनिया की आधी जो आबादी है वो मात्र 7 देशों में है। चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया और ब्राज़ील, ये 7 ऐसे देश हैं जहाँ पे दुनिया की आधी आबादी निवास करती हैं। अगला बिंदु है दोस्तों, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। तो हाल ही में जो राज्यपाल की नियुक्ति है वो सी आनंद बोस को वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार नियुक्ति करती है, राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। और अभी तक एक्चुअली में क्या था,
जो ला गणेशन मणिपुर के जो राज्यपाल हैं उनके पास में अतिरिक्त प्रभार था पश्चिम बंगाल का। तो ये जो आनंद बोस हैं ये पूर्व एक रिटायर्ड आईएएस हैं और भारत सरकार में सचिव के पद पर भी रह चुके हैं। और मोदी सरकार में जो भी आर्थिक नीतियां हैं उसके विकास के जो एजेंडा हैं उसको तैयार करने में इन्होंने बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई है। तो उसी के फलस्वरूप इन्हें मध्य प्रदेश वेस्ट बंगाल में जो है राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो इससे पहले कौन थे? तो वो थे जगदीप धनखड़ जो पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल थे और उपराष्ट्रपति बन गए हैं ये, इस वजह से पद रिक्त हुआ था। राज्यपाल जो हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, अर्थात यूं कह सकते हैं कि या तो जब तक राष्ट्रपति चाहें और संविधान के अनुसार या तो वो या 5 वर्ष तक अपने पद पर रहते हैं। पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है वो सुश्री ममता बनर्जी है टीएमसी की। अगला बिंदु है दोस्तों, अल्कारेज बने एटीपी वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर। कौन है ये अल्कारेज? पूरा नाम है इनका कार्लोस अल्कारेज। ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। इनका जो खेल है वो एकल टेनिस खिलाड़ी पुरुष वर्ग में खेलते हैं ये। इन्होंने हाल ही में एक रिकॉर्ड अपने नाम किया है, एटीपी के वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर बने हैं। सबसे कम उम्र में ये रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम किया है। तो जो इनकी उम्र है जिस समय ये रिकॉर्ड तोड़ा उस टाइम 19 वर्ष 214 दिन। तो आपको इतना ही याद रखना है कि अल्कारेज बने एटीपी वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर, ठीक है। तो इससे पहले ये रिकॉर्ड किसके नाम था? ऑस्ट्रेलिया के थे लेटन हेविट। लेटन हेविट करके एक व्यक्ति हैं ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था सन 2001 में। 20 साल 275 दिन की उम्र में ये रिकॉर्ड उन्होंने बनाया था। उस रिकॉर्ड को इन्होंने अल्कारेज ने तोड़ा है। तो अल्कारेज स्पेन के हैं टेनिस खिलाड़ी और लेटन हेविट का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। अगला बिंदु है दोस्तों, इसरो ने किया देश का पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च। इसरो जो है वो एक हमारी स्पेस में काम करने वाली एक एजेंसी है। इन्होंने पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च किया है। इससे पहले सरकारी खूब किए हैं बट ये प्राइवेट सेक्टर का पहला रॉकेट लॉन्च है। तो देखते हैं कौन सा है ये। देश का पहला प्राइवेट रॉकेट जो है वो विक्रम एस है। तो नाम क्या है प्राइवेट जेट का? विक्रम एस। लॉन्च कहाँ से हुआ ये? श्रीहरिकोटा से। श्रीहरिकोटा जो आंध्र प्रदेश में है। लॉन्च की डेट 18 नवंबर 2022 सुबह 11:30 बजे इसको लॉन्च किया गया है। और ये जो विक्रम एस हैं जो ये प्राइवेट रॉकेट हैं इसका निर्माण दोस्तों हैदराबाद की ही एक कंपनी है, स्टार्टअप कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस। स्काई रूट एरोस्पेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बिंदु। और रॉकेट लॉन्चिंग को सस्ता रखने के लिए जो आम ईंधन है वो उसको काम में नहीं लिया गया और उसकी जगह लिक्विड नेचुरल गैस और लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया गया है। और जो विक्रम एस हैं जो प्राइवेट रॉकेट हैं ये 6 मीटर लंबा है और 500 से 550 किलोग्राम जो है इसका वजन है। केंद्र सरकार ने सन 2020 में ही जो है स्पेस सेक्टर को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया। इससे पहले जो है वो केवल गवर्नमेंट एजेंसी ही इसके क्षेत्र में काम कर सकती थी, अभी इसको प्राइवेट सेक्टर के लिए भी खोल दिया। तो ये भी अपना आप में यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है। और इसके अलावा इसरो के बारे में बात करें तो इसरो की जो पूरा नाम है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। सर विक्रम साराभाई ने इनकी स्थापना की थी। इसका जो हेडक्वार्टर है इसरो का वो बेंगलुरु में है। और जो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं दोस्तों वो हैं श्री एस सोमनाथ। एस सोमनाथ। अगला है फारूक अब्दुल्ला ने नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस यह जम्मू कश्मीर का एक क्षेत्रीय दल है जिसकी स्थापना सन 1939 में हुई थी। शेख अब्दुल्ला ने इसकी स्थापना की थी। तो ये एक क्षेत्रीय दल हैं जम्मू और कश्मीर का, ठीक है। अभी पहले एक जम्मू और कश्मीर एक राज्य हुआ करता था, लेकिन अगस्त 2019 के बाद में न केवल धारा 370 हटाई गई बल्कि जम्मू कश्मीर का जो राज्य का स्टेटस है वो भी ले लिया और वहाँ पे 2 केंद्र शासित प्रदेश बना लिए। जम्मू और कश्मीर विधानसभा के साथ में है और लद्दाख एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे विधानसभा नहीं है। और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसका जो चुनाव चिन्ह है वो हल है।
तो इस तरीके से ये आज के महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं हमने चर्चा की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए दोस्तों तो आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में भी जाके आप बता सकते हो और इस वीडियो को आप शेयर भी करें। और थैंक यू सो मच।